तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टर्मिनेटर 7 के बारे में। इससे पहले हमें तकरीबन 6 पार्ट इस मूवी के इस सीक्वेंस के अंदर हमें देखने को मिल चुके हैं और इस यूनिवर्स के अंदर हमें तकरीबन ये 7वां पार्ट देखने को मिलने वाला है। तो इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ अपडेट बताने वाले हैं, फैक्ट डिटेल सारी कुछ जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। टर्मिनेटर डार्क फेट 2019 की अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। ये टर्मिनेटर फ्रेंचाइज की छठी किस्त है और टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे 1991 का सीधा सीक्वल है, जिसमें राइज ऑफ द मशीन्स 2003, टर्मिनेटर साल्वेशन 2009 और टर्मिनेटर जेनेसिस 2015 में दर्शाई गई घटनाओं को नज़रअंदाज किया गया है। फिल्म में लिंडा हैमिल्टन और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर क्रमशः अपने पात्रों सारा कॉनर और T-800 टर्मिनेटर को दोहराते हैं और मैकेंजी डेविस, नतालिया रेयस, गैब्रियल लूना और डिएगो बोनेटा को नए पात्रों के रूप में पेश करते हैं। डार्क फेट टिम मिलर द्वारा निर्देशित और डेविड एस. गोअर, जस्टिन रोड्स और बिली रे द्वारा लिखित है, जो जेम्स कैमरून, चार्ल्स एच. एगली, जोश फ्रीडमैन, गोअर और रोड्स की कहानी पर आधारित है। फिल्म टर्मिनेटर 2 की घटनाओं के 25 साल बाद सेट की गई है, जब मशीनें दानी रामोस रेयस को मारने के निर्देश के साथ 2020 में एक उन्नत टर्मिनेटर लूना भेजती हैं, जिसका भाग्य भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध दानी की रक्षा के लिए एक संवर्धित सैनिक ग्रेस डेविस को भी समय पर वापस भेजता है, जिसमें सारा कॉनर और स्काईनेट का T-800 भी शामिल होता है। मुख्य फोटोग्राफी जून से नवंबर 2018 तक हंगरी, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। उत्तरी अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स और अन्य क्षेत्रों में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित ये फिल्म 1 नवंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों द्वारा हाल के पूर्ववर्तियों की तुलना में सुधार माना गया। फिल्म ने दुनिया भर में केवल $261 और 10 सेंट मिलियन की कमाई की और $122 और 60 सेंट मिलियन का नुकसान हुआ, जिससे यह अब तक के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस बमों में से एक बन गया। परिणामस्वरूप भविष्य की फिल्मों की प्रारंभिक योजनाएं बाद में रद्द कर दी गईं। कथानक 1998 में साइबरडाइन सिस्टम्स को नष्ट करने के 3 साल बाद सारा और जॉन कॉनर लिविंगस्टन ग्वाटेमाला में सेवानिवृत्त हो गए। उन पर अचानक एक T-800 टर्मिनेटर द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो स्काईनेट द्वारा समय के माध्यम से वापस भेजे गए कई में से एक है, जो सारा के रोकने के प्रयासों के बावजूद जॉन को मार देता है। 2020 में एक उन्नत टर्मिनेटर रेव 9 को दानी रामोस की हत्या करने के लिए मेक्सिको सिटी में समय पर वापस भेजा गया है, जबकि एक साइबरनेटिक रूप से उन्नत सैनिक ग्रेस को उसकी रक्षा के लिए 2042 से भेजा गया है। रेव 9 दानी के पिता के भेष में ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट में घुसपैठ करता है, जहां दानी और उसका भाई डिएगो काम करते हैं, लेकिन ग्रेस द्वारा उसे विफल कर दिया जाता है, जो भाई बहनों के साथ भाग जाती है। रेव 9 अपने साइबरनेटिक एंडोस्केलेटन और आकार बदलने वाली तरल धातु के बाहरी हिस्से में विभाजित होने की अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए उनका पीछा करता है, डिएगो को मारता है और ग्रेस और दानी को घेर लेता है। हालांकि सारा आती है और सैन्य ग्रेड हथियार का उपयोग करके इकाई के दोनों रूपों को अस्थायी रूप से अक्षम कर देती है। दानी, ग्रेस और सारा एक मोटल में चले जाते हैं। सारा ने खुलासा किया कि उसने उन्हें पाया क्योंकि जॉन की मृत्यु के बाद के वर्षों में उसे आने वाले टर्मिनेटरों के स्थानों का विवरण देने वाले एन्क्रिप्टेड संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक का अंत फॉर जॉन के साथ होता है, जिससे वो खतरा बनने से पहले उन्हें नष्ट कर सकती है। ग्रेस नोट करती है कि स्काईनेट और जॉन उसके भविष्य में मौजूद नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि साइबरडाइन के निष्क्रिय हो जाने के बाद सारा पूर्व को नष्ट करने में सफल रही। हालांकि मानवता के भविष्य को लीजन नामक एक अन्य एआई द्वारा खतरा है, जो मूल रूप से साइबर युद्ध के लिए विकसित किया गया था, जिसे स्काईनेट के स्थान पर बनाया गया था। जब सेना मनुष्यों के लिए खतरा बन गई, तो इसे परमाणु हथियारों से बेअसर करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परमाणु विनाश हुआ और एआई ने मानव बचे लोगों को समाप्त करने के लिए मशीनों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया, जिन्होंने सेना के हमलों का मुकाबला करने के लिए एक प्रतिरोध आंदोलन का आयोजन किया, और दानी की नियति इसके विरुद्ध उनके युद्ध से जुड़ी हुई है। ग्रेस सारा के संदेशों के स्रोत का पता लारेडो, टेक्सास से लगाती है।
मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पार करते समय बमुश्किल रेव 9 और अधिकारियों से बचते हुए वे अपने स्रोत पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वही T-800 मिलता है जिसने जॉन को मार डाला था। अपने मिशन को पूरा करने के बाद और स्काईनेट अब उसे आगे के ऑर्डर देने के लिए मौजूद नहीं था, T-800 को लक्ष्यहीन छोड़ दिया गया था। समय के साथ और अपनी अनुकूलनशीलता के माध्यम से वह आत्म जागरूक हो गए, मानवता से सीखा और एक विवेक विकसित किया, काल नाम लिया और एक मानव परिवार अपनाया। ये जानने के बाद कि उसके कार्यों ने सारा को कैसे प्रभावित किया और अस्थायी विस्थापन के स्थान का पता लगाने में सक्षम होने के बाद काल ने उसे सुधार करने का उद्देश्य देने के लिए उन्हें पहले से ही सचेत करना शुरू कर दिया। काल उन्हें रेव 9 के खिलाफ शामिल होने की पेशकश करता है और वे इसे नष्ट करने की तैयारी करते हैं। सारा अनिच्छा से दानी की खातिर एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है। रेव 9 के आगमन की आशा करते हुए काल अपने परिवार से विदा लेता है और उन्हें भागने के लिए कहता है। समूह सारा के एक परिचित से एक सैन्य ग्रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP जनरेटर की तलाश कर रहा है। रेव 9 उन्हें पकड़ लेता है, जिससे उन्हें भागने के लिए एक विमान चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि परिणामी गोलीबारी में EMP जनरेटर नष्ट हो जाते हैं। उड़ान के दौरान ग्रेस ने खुलासा किया कि रेव 9 के अपने हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले दानी प्रतिरोध के भविष्य के संस्थापक कमांडर बन जाएंगे और अस्थायी रूप से काल को अपने अधीन कर लेंगे, जिससे ग्रेस, सारा और दानी को विमान से एक जलविद्युत संयंत्र का पास एक नदी में पैराशूट से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। काल और रेव 9 उनके पीछे चल रहे थे। फंसकर समूह संयंत्र के अंदर अपना रुख कर लेता है। आगामी लड़ाई में काल और ग्रेस ने रेव 9 को एक घूमती टरबाइन में धकेल दिया, जिससे एक विस्फोट हुआ जो 2 टर्मिनेटरों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त रेव 9 एंडोस्केलेटन सारा को अक्षम कर देता है, जिससे दानी को खुद इसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मरती हुई ग्रेस दानी को इसे नष्ट करने के लिए अपने शक्ति स्रोत का उपयोग करने के लिए कहती है। दानी रेव 9 से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उस पर काबू पा लिया जाता है। काल खुद को पुनः सक्रिय करता है और रेव 9 को नियंत्रित करता है, जिससे दानी उस पर ग्रेस के शक्ति स्रोत से वार कर सकता है। इसके बाद पावर कोर के फटने से पहले वो खुद को और रेव 9 को एक कगार पर खींच लेता है, जिससे वे दोनों नष्ट हो जाते हैं। कुछ समय बाद दानी और सारा एक युवा ग्रेस को उसके परिवार के साथ खेल के मैदान में देखते हैं, जो तैयारी के लिए गाड़ी चलाने से पहले ग्रेस की मृत्यु और सेना के उत्थान को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। कास्ट करें। ये भी देखें। टर्मिनेटर पात्रों की सूची। सारा कॉनर के रूप में लिंडा हैमिल्टन, जॉन कॉनर की मां, जो स्काईनेट के खिलाफ युद्ध में मानव प्रतिरोध के पूर्व भावी नेता थे। अब एक युद्ध कठिन वरिष्ठ महिला और जॉन की मृत्यु के बाद अकेली रह गई। सारा जजमेंट डे को रोकने और आने वाले संघर्ष को रोकने के लिए स्काईनेट के शेष टर्मिनेटरों का शिकार करती है और उन्हें मार देती है। 2 दुष्ट AI लीजन के खिलाफ एक नए प्रतिरोध का नेतृत्व करने वाली दानी की नियति के बारे में जानने और नई समय रेखा में अपने स्वयं के उद्देश्य का एहसास करने के बाद वो दानी को उसी तरह तैयार करती है जैसे उसने जॉन को तैयार किया था। मैडी कली युवा सारा कॉनर के लिए एक स्टंट अभिनेत्री और बॉडी डबल के रूप में काम करती हैं, जिसमें CGI ने 1990 के दशक के शुरुआती दृश्य से हैमिल्टन के चेहरे की समानता को फिर से बनाने के लिए आवेदन किया था। जेसी फिशर वर्तमान सारा कॉनर के लिए एक स्टंट अभिनेत्री और बॉडी डबल के रूप में काम करती हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर T-800 काल के रूप में स्काईनेट द्वारा निर्मित एक पुराना टर्मिनेटर और जॉन को मारने के लिए समय पर भेजे गए कई टर्मिनेटरों में से एक। 3 अपने मिशन को पूरा करने के बाद इसने स्वायत्तता प्राप्त की और मानव समाज में एकीकृत हो गई, सौम्य बन गई और बाद में अपने बेटे का पालन पोषण करते हुए एक महिला के साथ भावनात्मक संबंध शुरू किया। ये लारेडो, टेक्सास में रहता है और इसका ड्रैपरी व्यवसाय है। 4 बाद में ये दानी को रेव 9 से बचाने में मदद करने के लिए सारा और ग्रेस के साथ जुड़ जाता है। हालांकि सारा जॉन की मौत के लिए काल से नफरत करती रहती है। डार्क फेट श्रृंखला की पहली फिल्म है जिसमें श्वार्ज़नेगर मुख्य पात्र के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें शीर्ष बिलिंग नहीं मिलती है। ब्रेट अजार युवा T-800 के लिए बॉडी डबल के रूप में कार्य करता है, जिसमें 1990 के शुरुआती दृश्य से श्वार्ज़नेगर के चेहरे की समानता को फिर से बनाने के लिए CGI का उपयोग किया जाता है। अजार ने टर्मिनेटर जेनेसिस की इस भूमिका को दोहराया है। 5
ग्रेस के रूप में मैकेंजी डेविस 2042 का एक उन्नत सुपर सैनिक, जिसे पहले दानी ने एक किशोरी के रूप में लिया था। ग्रेस को बाद में दानी द्वारा प्रशिक्षित और बड़ा किया गया। ग्रेस बाद में दानी के लिए सुरक्षा विवरण का हिस्सा बन गई और रेव 7 टर्मिनेटर से लड़ते समय उसे चाकू से घाव हो गया। हमले के बाद वो स्वेच्छा से एक साइबोर्ग में परिवर्तित हो जाती है। रोबोटिक्स के साथ संवर्धित, उसके पास थोड़े समय के लिए टर्मिनेटर की तुलना में क्षमताएं हैं और उसे अपनी ताकत को फिर से भरने के लिए दवा, पोषण और आराम की आवश्यकता होती है। उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां और क्षमताएं उसे सामान्य मनुष्यों से पहले लीजन जैसी मशीनों का पता लगाने की अनुमति देती हैं। दानी के युवा स्वन्य को लीजन की रेव 9 से बचाने के लिए ग्रेस भेजा जाता है। 6. स्टेफनी गिल ने 10 वर्षीय ग्रेस का किरदार निभाया है। 7. दानी रामोस के रूप में नतालिया रेयस, एक युवा महिला जो मेक्सिको सिटी में एक ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट में अपने भाई के साथ काम करती है। रेव 9 द्वारा दानी को समाप्ति के लिए लक्षित किया जा रहा है। 8-9 सबसे पहले, सारा का मानना है कि दानी प्रतिरोध नेता की नियति माँ है, सारा की तरह। हालांकि, ये पता चला है कि दानी को सारा के मृत बेटे के समान भूमिका निभानी है, जो कि लीजन की मशीनों के खिलाफ युद्ध में प्रतिरोध के संस्थापक कमांडर के रूप में है, जिसमें सारा उसकी गुरु है। भविष्य में, दानी रेव 9 को रोकने के लिए ग्रेस को समय पर वापस भेजती है और वो ग्रेस को उसके स्थान के निर्देशांक को गोदकर T-800 की सहायता लेने का निर्देश देती है। गैब्रियल लूना गैब्रियल, रेव 9 के रूप में, एक उन्नत टर्मिनेटर जो लीजन से उत्पन्न हुआ था और दानी को समाप्त करने के लिए समय पर वापस भेजा गया था। तरल धातु से ढके एक पारंपरिक ठोस एंडोस्केलेटन की विशेषता, रेव 9 में इन दो घटकों को दो अलग, पूरी तरह से स्वायत्त इकाइयों में अलग करने की क्षमता है। 10. डिएगो बोनेटा 11 डिएगो रामोस, दानी के भाई के रूप में। 9. फेलिप गंडाल, दानी के चाचा और एक बॉर्डर कोयोट के रूप में ट्रिस्टन उलुआ। काल की पत्नी एलिसिया के रूप में एलिसिया बोराचेरो। 12. काल के सौतेले बेटे मार्टियो के रूप में मैनुअल पैसिफिक। 13. एनरिक आसर 14 विसेंट, डैनी और डिएगो के पिता के रूप में। मेजर डीन के रूप में फ्रेजर जेम्स, एक संयुक्त राज्य वायुसेना के खुफिया अधिकारी और सारा के परिचित। विलियम होडेल के रूप में टॉम होपर, रेजिस्टेंस में ग्रेस के कमांडिंग ऑफिसर। 15. क्रेग, दानी और डिएगो के कार्य पर्यवेक्षक के रूप में स्टुअर्ट मैक्वेरी। संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा गश्ती एजेंट रिग्बी के रूप में स्टीवन क्री। फिल्म की एडीआर वॉइस कास्टिंग डायरेक्टर जॉर्जिया साइमन ने ग्रेस की मां की आवाज दी थी। एडवर्ड फर्लांग को जॉन कॉनर संदर्भ के रूप में 16 सीजीआई और मोशन कैप्चर का उपयोग करके बनाया गया जॉन कॉनर का एक युवा संस्करण। 17. एरोन कुनित्स ने युवा जॉन कॉनर की आवाज दी। 16. जूड कोली ने युवा जॉन कॉनर के लिए बॉडी डबल के रूप में काम किया, जिस पर 1990 के दशक की फर्लांग की चेहरे की समानता लागू की गई थी। 18192021 टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे के अप्रकाशित अभिलेखीय फुटेज के माध्यम से अर्ल बोएन डॉक्टर सिल्बरमैन के रूप में दिखाई देते हैं। उत्पादन, विकास, टर्मिनेटर डार्क फेट के निर्देशक टिम मिलर 2019 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। दिसंबर 2013 तक स्काईडांस प्रोडक्शंस टर्मिनेटर जेनेसिस के साथ फिल्मों की एक नई त्रयी शुरू करने की योजना बना रहा था। 22-23 जेनेसिस सीक्वल 19 मई 2017 और 29 जून 2018 को रिलीज के लिए निर्धारित थे। 24-25 नियोजित त्रयी में दूसरी फिल्म के लिए अभिनेता अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को टी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराना था। 826 टर्मिनेटर जेनेसिस का निर्माण स्काईडांस के संस्थापक डेविड एलिसन द्वारा किया गया था और 2015 में रिलीज किया गया था, लेकिन इसके निराशाजनक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन ने नियोजित त्रयी के विकास को रोक दिया। 27282930 स्काईडांस की मुख्य रचनात्मक अधिकारी डाना गोल्डबर्ग ने अक्टूबर 2015 में कहा था कि वह यह नहीं कहेंगी कि फ्रेंचाइजी रुकी हुई है, यहां तक कि इसे फिर से समायोजित करने की बात भी। गोल्डबर्ग के अनुसार, जेनेसिस के निराशाजनक घरेलू प्रदर्शन के बावजूद कंपनी दुनिया भर में अपनी संख्या से खुश थी और अभी भी नई फिल्में बनाने का इरादा रखती थी। सीक्वल का निर्माण 2016 से पहले शुरू नहीं होगा क्योंकि कंपनी ने जेनेसिस के बाद इसकी दिशा निर्धारित करने के लिए बाजार अनुसंधान की योजना बनाई है।
29 जेनेसिस सीक्वल को अंततः रद्द कर दिया गया। 31-32 टिम मिलर और एलिसन ने डेडपूल 2 2018 को पूरा करने के बाद मिलर द्वारा अंततः एक नई टर्मिनेटर फिल्म का निर्देशन करने के बारे में बात की। 33-34 जब मिलर ने अक्टूबर 2016 में डेडपूल 2 प्रोजेक्ट छोड़ा, 35 तो उन्होंने इसके बजाय टर्मिनेटर फिल्म को अपने अगले प्रोजेक्ट के रूप में लिया। 33-34 मिलर के अनुरोध पर 36 फ्रेंचाइजी निर्माता जेम्स कैमरून बाद में इस परियोजना में शामिल हो गए। कैमरून ने पहली 2 टर्मिनेटर फिल्मों का निर्देशन और सह-लेखन किया था। 37-38 और मिलर ने अपनी कंपनी ब्लर स्टूडियो के माध्यम से पहले कैमरून के साथ काम किया था। 39 एलिसन को लगा कि जेनेसिस बेहतर हो सकती थी, इसलिए उन्होंने एक बेहतर फिल्म बनाने की उम्मीद में कैमरून को एक साथी निर्माता के रूप में भर्ती किया। 40-41 टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ द मशीन्स 2003, टर्मिनेटर साल्वेशन 2009 और टर्मिनेटर की घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए कैमरून एलिसन के टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे 1991 का सीधा सीक्वल बनाने के प्रस्ताव से चकित थे। जेनेसिस 41-42 कैमरून ने कहा, हम दिखावा कर रहे हैं कि अन्य फिल्में एक बुरा सपना थीं, या एक वैकल्पिक समय रेखा जो हमारे बहुकविता में स्वीकार्य है। 33 परियोजना के अन्य फिल्म निर्माताओं ने श्वार्ज़नेगर के बिना फिल्म बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन कैमरून को यह विचार पसंद नहीं आया क्योंकि वो और श्वार्ज़नेगर दोस्त थे। 43 कैमरून इस शर्त पर फिल्म का निर्माण करने के लिए सहमत हुए कि श्वार्ज़नेगर इसमें शामिल होंगे। 44-45 निर्माता के रूप में कैमरून प्री प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट के काम में शामिल थे। 41 और उन्होंने प्रोजेक्ट पर अपना इनपुट भी दिया। 37 मिलर को लगा कि पिछली 3 फिल्मों के बाद दर्शकों ने फ्रेंचाइजी में उम्मीद खो दी थी। उनका मानना था कि कैमरून की भागीदारी गुणवत्ता की मुहर के रूप में काम करेगी जो प्रशंसकों को यह विश्वास दिलाएगी कि फ्रेंचाइजी को कम से कम उस तरीके से संभाला जाएगा जो मूल फिल्म निर्माता चाहेगा। 38 कैमरून जनवरी 2017 तक फिल्म से जुड़े हुए थे और एलिसन इस इरादे से विज्ञान कथा लेखकों के बीच एक लेखक की तलाश कर रहे थे कि मिलर निर्देशित करें। 46 बाद में महीने में एलिसन ने कहा कि साल के अंत से पहले फ्रेंचाइजी के भविष्य के बारे में एक घोषणा की जाएगी और कहा कि यह एक ऐसी दिशा में होने जा रहा है जो प्रशंसक वास्तव में जो चाहते हैं उसे जारी रखेगा। T2 के बाद से 47 जुलाई 2017 में कैमरून ने कहा कि वो फिल्मों की एक त्रयी स्थापित करने और उनकी देखरेख के लिए एलिसन के साथ काम कर रहे थे। इरादा न केवल श्वार्ज़नेगर को शामिल करने का था, बल्कि नए पात्रों को पेश करने और बैटन पास करने का भी था। 48 प्री प्रोडक्शन 12 सितंबर 2017 को स्काईडांस मीडिया ने पुष्टि की कि मिलर नई टर्मिनेटर फिल्म का निर्देशन करेंगे। 49 जो शुरू में 26 जुलाई 2019 को रिलीज होने वाली थी। 50 फिल्म का बजट लगभग $195 मिलियन था। 51 विभाजित स्काईडांस, पैरामाउंट पिक्चर्स और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के बीच मोटे तौर पर 3 रास्ते, 52 जो सभी फिल्म की निर्माण कंपनियां थीं। 53 चीन स्थित टेंसेंट पिक्चर्स अप्रैल 2018 में सह वित्तपोषक के रूप में इस परियोजना में शामिल हुई। 54 अंततः बजट का 10% वित्तपोषण किया। 51 टेंसेंट इस परियोजना की एक निर्माण कंपनी थी। 53 और उसने चीन में फिल्म के वितरण, विपणन और बिक्री का काम भी संभाला। 54 TSG एंटरटेनमेंट और कैमरून का लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट भी उत्पादन में शामिल थे। 53 लेखन पटकथा लेखकों को काम पर रखने से पहले मिलर ने पूछा था कि उपन्यासकारों के एक समूह से सलाह ली जाए कि फ्रेंचाइज को कैसे नया रूप दिया जाए। 55 उपन्यासकारों में जो एबरक्रॉम्बी, नील अशर, ग्रेग बियर, वॉरेन एलिस और नील स्टीफेंसन शामिल थे। 34 एबरक्रॉम्बी ने एक महिला चरित्र का विचार सुझाया जो आधा मानव और आधा मशीन है, जिससे चरित्र ग्रेस की उत्पत्ति हुई। 55 एक मानव मशीन चरित्र, मार्कस राइट, को पहले टर्मिनेटर साल्वेशन में दिखाया गया था, जिसे सैम वर्थिंगटन ने चित्रित किया था। 56 फिल्म की कहानी की कल्पना मिलर, कैमरून और एलिसन ने की थी और पटकथा लिखने के लिए लेखकों की एक टीम को काम पर रखा गया था। उनमें चार्ल्स एच. ईगली, डेविड एस. गोअर और उनके लेखन साथी जस्टिन रोड्स और टेलीविजन श्रृंखला टर्मिनेटर द सारा कॉनर क्रॉनिकल्स के निर्माता जोश फ्रीडमैन शामिल थे। 41-5-7-5-8-3-4 कैमरून और लेखकों ने टर्मिनेटर सीक्वल देखा जो उनकी शुरुआती फिल्मों के बाद आया था।
उन्होंने निर्धारित किया कि समय यात्रा के मामले में बाद की फिल्मों की कहानी बहुत जटिल थी। 41-42 कहानी पर काम करने में कई हफ्ते लग गए, जिसे अंततः एक नई टर्मिनेटर फिल्म त्रयी के रूप में देखा गया। 415960 गोअर ने त्रयी में पहली फिल्म के लिए एक मसौदा लिखा जो अंततः टर्मिनेटर डार्क फेट बन गया। 34 गोअर अन्य परियोजनाओं पर चले गए। 34 नवंबर 2017 तक स्क्रिप्ट को चमकाने के लिए बिली रे को लाया गया था। 57 रे ने गोअर के अधिकांश मसौदे को दोबारा लिखा। मिलर ने फिल्म के एक्शन दृश्य लिखे, जबकि रे ने पात्रों को संभाला। 34 कैमरून के पास किसी विशेष फिल्म के लिए एक्शन दृश्यों की एक सूची थी, जिसे वो वर्षों से शूट करना चाहते थे। उन्होंने ये सूची मिलर को दी ताकि वो उन पर टर्मिनेटर डार्क फेट में काम कर सकें। सूची ने एक बांध और पानी के नीचे हमवी से जुड़े दृश्यों का आधार बनाया। 61 जैसे फिल्मा कन की शुरुआत नज़दीक आई, कैमरून को लगा कि स्क्रिप्ट में सुधार की ज़रूरत है और उन्होंने खुद ही बदलाव किए। 41 फिल्म की कहानी का श्रेय जेम्स कैमरून, चार्ल्स एगली, जोश फ्रीडमैन, डेविड गोअर और जस्टिन रोड्स को दिया गया। पटकथा डेविड गोअर, जस्टिन रोड्स और बिली रे द्वारा। 62 कैमरून ने कहा कि अंततः उनके और मिलर के बीच फिल्म को लेकर कई असहमतियां थीं, लेकिन उन्होंने इसे रचनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। 37 उनकी असहमतियों में ये भी था कि भविष्य में मानवीय प्रतिरोध सेना से जीतेगा या हारेगा। मिलर चाहते था कि इंसान हार रहे हों, जबकि कैमरून को अलग तरह से लगता था। मिलर ने कहा, सेना इतनी शक्तिशाली है, इसे हराने का एकमात्र तरीका समय में पीछे जाकर इसे पालने में गला घोंट देना है। जिम कहते हैं, इंसानों के हारने में नाटकीय क्या है, और मैं कहता हूँ, ठीक है, इंसानों के जीतने में नाटकीय क्या है और उन्हें बस जीतते रहने की ज़रूरत है। मुझे आखिरी स्टैंड पसंद है। यह उसकी बात नहीं है। मिलर की एलिसन से भी असहमति थी। 63-64 कैमरून ने एक T-800 टर्मिनेटर का विचार तैयार किया जो एक आदेश को पूरा करने के बाद 20 वर्षों से अधिक समय से इस तरह की अधर में लटका हुआ है और अधिक मानवीय बन गया है, इस अर्थ में कि वो उन चीज़ों के नैतिक परिणामों का मूल्यांकन कर रहा है जो वह कर रहा है किया, जो उसे अपने शुरुआती दिनों में करने का आदेश दिया गया था, और वास्तव में एक तरह की चेतना और विवेक विकसित करना था। कैमरून ने चरित्र की इस पुनरावृत्ति को अपनी पहली 2 फिल्मों की तुलना में अधिक दिलचस्प माना। उन्होंने कहा, हमने टर्मिनेटर देखा है जिसे खराब होने के लिए प्रोग्राम किया गया था, आपने वो देखा है जिसे अच्छा होने के लिए प्रोग्राम किया गया था। एक रक्षक बने, लेकिन दोनों ही मामलों में उनमें से किसी के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। 37 श्वार्ज़नेगर को आंतरिक सजावट पसंद है, इसलिए कैमरून ने सुझाव दिया कि फिल्म में उनके T-800 चरित्र का पर्दे का व्यवसाय हो। 71-72-73 मिलर ने स्क्रिप्ट की संरचना को व्यवस्थित किया ताकि श्वार्ज़नेगर का चरित्र कहानी में बाद में दिखाई दे, ताकि 3 महिला मुख्य पात्रों को विकसित होने का समय मिल सके। 74 कास्टिंग अप्रैल 2017 तक श्वार्ज़नेगर अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए इस परियोजना में शामिल हो गए थे। 75-76 उस सितंबर में ये घोषणा की गई कि हैमिल्टन सारा कॉनर की अपनी भूमिका को दोबारा निभाएंगे, जिसे उन्होंने पहले 2 फिल्मों में निभाया था। 77 हैमिल्टन ने 1996 के थीम पार्क आकर्षण T-23D बैटल अक्रॉस टाइम के लिए भी भूमिका को संक्षिप्त रूप से दोहराया था। 78 और टर्मिनेटर साल्वेशन के लिए एक अप्रकाशित भूमिका में अपनी आवाज़ दी थी। 79 चूंकि पिछली टर्मिनेटर फिल्में दर्शकों के बीच अच्छा प्रदर्शन न कर पाईं, इसलिए मिलर को लगा कि हैमिल्टन को दोबारा इस भूमिका में लेना ज़रूरी है। 65-80 कैमरून, एलिसन और मिलर केवल सारा कॉनर के चरित्र को वापस लाना चाहते थे यदि हैमिल्टन इस भूमिका को दोबारा निभाते। फिल्म की कहानी पहले इसलिए तैयार की गई थी ताकि तीनों को हैमिल्टन को पेश करने का विचार आए। 41 कैमरून ने कहा कि उन्होंने हैमिल्टन को एक लंबा चौड़ा ईमेल भेजा था जिसमें कई कारण बताए गए थे कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए और कई कारण बताए गए हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। हैमिल्टन की वापसी का कैमरून का मुख्य कारण ये था कि लोगों ने उन्हें इस भूमिका में पसंद किया। 40 फिल्म का कोई भी संस्करण ऐसा नहीं था जिसमें हैमिल्टन को बाहर रखा गया हो और मिलर ने कहा कि यदि उन्होंने भूमिका को अस्वीकार कर दिया तो उनके पास कोई बैकअप योजना नहीं थी। 81 लगभग 6 सप्ताह के बाद 82 हैमिल्टन ने फिल्म पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। 65 जिसमें अभी तक उनके पढ़ने के लिए पूरी स्क्रिप्ट नहीं थी, जिसे अभी भी परिष्कृत किया जा रहा था। 83 शुरू में
हैमिल्टन अनिश्चित थे कि क्या वह इस भूमिका को दोबारा निभाना चाहेंगी। 84 वह अभिनय से अर्ध सेवानिवृत्त हो चुकी थी। 85 और उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि यह बेशर्म पैसा हड़पने जैसा लगे। मैं ये शांत, सुंदर जीवन जी रही हूँ जिसमें एक सेलिब्रिटी होना शामिल नहीं है, और आपको वास्तव में सोचना होगा, क्या मैं वह स्तव में इसे अगले 15 मिनट के लिए फिर से व्यापार करना चाहता हूँ? 82 क्योंकि सारा कॉनर के रूप में उनकी आखिरी उपस्थिति के बाद इतना समय बीत चुका था, हैमिल्टन ने मान लिया था कि वह इस भूमिका को दोबारा नहीं निभाएंगी और ऐसा करने की पेशकश से वह आश्चर्यचकित थी। 65 हैमिल्टन ने वापस लौटने के अपने निर्णय के बारे में कहा, मैं बहुत खुश था कि सभी वर्ष बीत गए, क्योंकि मैं इन वर्षों को इतनी पृष्ठभूमि और आंतरिक जीवन से भर सकता था जो चरित्र को सशक्त बना सके। 83 हैमिल्टन ने इस भूमिका के लिए शारीरिक रूप से फिट होने के लिए एक फिटनेस ट्रेनर के साथ काम करते हुए 1 साल से अधिक समय बिताया। 836586 हैमिल्टन ने कहा कि उन्होंने टर्मिनेटर 2 की तुलना में अपने शरीर पर 10 गुना अधिक प्रयास किया। इसमें पूरक आहार और जैव संबंधी हार्मोन के साथ साथ ग्रीन बेरेट्स के साथ प्रशिक्षण भी शामिल था। 87-88 उन्होंने हथियारों का प्रशिक्षण भी लिया। 89 हैमिल्टन की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कैमरून ने कहा कि उन्हें 62 वर्षीय अभिनेत्री अभिनीत एक्शन फिल्म का विचार पसंद आया। 90-91 हैमिल्टन ने फिल्म के लिए अपने बालों को सफ़ेद रंग में रंगना चुना, क्योंकि वो चाहती थी कि दर्शक उनके किरदार को एक बूढ़ी औरत के रूप में देखें। 92 हैमिल्टन को शारीरिक प्रशिक्षण नापसंद था। 93 और उन्होंने सुझाव दिया था कि उनके चरित्र को एक मोटे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाए ताकि उन्हें फिल्म के लिए प्रशिक्षण न लेना पड़े, हालांकि इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया था। 94-89 मार्च 2018 में ये घोषणा की गई कि मैकेंजी डेविस को फिल्म में लिया गया है। 6 मिलर ने डेविस के बारे में कहा, मैं एक ऐसी महिला चाहता था जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी भूमिका में फिट बैठ सके। मैकेंजी वास्तव में इसे करना चाहती थी, वो भूमिका के बाद आई। उसने किसी से भी अधिक मेहनत की। 55 डेविस को कास्ट किए जाने के बाद उन्होंने फिल्म के लड़ाई दृश्यों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण लिया। 95-96 श्वार्ज़नेगर और गैब्रियल लूना ने फिल्म के लिए शारीरिक प्रशिक्षण भी लिया। 97 लूना को पहली बार दिसंबर 2017 में एक भूमिका के लिए विचार किया गया था, जब उनके लिए 4 महीने की कास्टिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी। 98 प्रोडक्शन टीम 18 से 20 साल की एक महिला को कहानी के नए केंद्र बिंदु के रूप में लेना चाहती थी। 77 हैमिल्टन ने कई अभिनेत्रियों के साथ लाइनों का अभ्यास किया जो दानी की भूमिका के लिए ऑडिशन दे रहे थे और उन्हें तुरंत लगा कि नतालिया रेस सही विकल्प थी। 99 जब रेस ने एक ऑडिशन टेप भेजा तो वो परियोजना के बारे में केवल इतना जानती थी कि यह एक बड़ी अमेरिकी फिल्म थी। हैमिल्टन के साथ ऑडिशन के लिए लॉस एंजल्स आने से पहले जल्द ही उनकी स्काइप के माध्यम से मिलर के साथ बैठक हुई। अपने अगले ऑडिशन के लिए रे येस को डेविस के साथ ऑडिशन देने के लिए डबलिन भेजा गया, जो वहां एक अन्य फिल्म की शूटिंग कर रहा था। रेस को अंतिम रूप से चुने जाने से पहले कास्टिंग प्रक्रिया 1.5 महीने तक चली। बाद में भूमिका की तैयारी के लिए उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। 100 क्योंकि फिल्म आंशिक रूप से मैक्सिको सिटी पर आधारित है, कलाकारों में कई लातीनी कलाकार शामिल हैं। 101,102 जिनमें रेस, लूना और डिएगो बोनेटा शामिल हैं, जिन्हें अप्रैल 2018 में प्राथमिक पात्रों के रूप में चुना गया था। 8 रेस ने कहा, ये फिल्म अब हॉलीवुड का प्रतिबिंब है। हम बस इन रूढ़िवादिताओं और विचारों और एक लातीनी को कैसा होना चाहिए, इसकी घिसी पिटी बातों को बदल रहे हैं। 101 कैमरून ने सभी ऑडिशन टेप देखे और कास्टिंग विकल्पों को अपनी मंजूरी दे दी। 100 जून 2018 तक जूड कोली को युवा जॉन कॉनर के डबल के रूप में चुना गया था। ब्रेट अजार ने जेनेसिस से युवा T-800 के बॉडी डबल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया था। 18 कैमरून ने जुलाई 2019 में घोषणा की कि एडवर्ड फर्लांग टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे से जॉन कॉनर के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 20 फर्लांग ने बाद में कहा कि फिल्म में उनकी भूमिका छोटी थी। 103 और मिलर को खेद है कि कैमरन ने ऐसी घोषणा की थी। 104 फर्लांग की समानता का उपयोग CGI का उपयोग करके डिजिटल रूप से उसके युवा चेहरे को फिर से बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने चेहरे के मोशन कैप्चर फुटेज के माध्यम से एक प्रदर्शन भी दिया जिसे फिल्म में जोड़ा गया था। 6619-104 अपने प्रदर्शन के लिए
फरलांग ने फिल्म के शुरुआती दृश्य के दौरान कोली के फुटेज को एक साथ देखा और कोली के साथ अपने प्रदर्शन का सटीक मिलान करना था। 105 फरलांग को जॉन कॉनर संदर्भ के रूप में श्रेय दिया जाता है। 16 फरलांग अपनी छोटी भूमिका से निराश थे, जो एक दिन के काम तक सीमित थी। 17 फिल्मांकन। शुरुआत में मार्च 2018 में उत्पादन शुरू करने का इरादा था, लेकिन कास्टिंग के कारण इसमें देरी हुई। इसके बाद मई के दौरान शुरू होने और नवंबर के दौरान हंगरी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और मैक्सिको में फिल्मांकन के साथ समाप्त होने की उम्मीद थी। 106 अप्रैल 2018 में फिल्म की रिलीज की तारीख नवंबर 2019 तक विलंबित कर दी गई। 107 टर्मिनेटर 6 फिनिक्स के कामकाजी शीर्षक के तहत 4 जून 2018 को स्पेन में फिल्मांकन शुरू हुआ। 14,108,109 नवंबर 2018 में समाप्त होने से पहले फिल्मांकन बाद में हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका में चला गया। 110 111 कैमरून की शुरुआती टर्मिनेटर फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी आर रेटिंग दी गई है, जबकि पिछली 2 फिल्मों को PG-13 रेटिंग दी गई थी। 112-113-41 मिलर ने कहा कि फिल्म को आर रेटिंग दी गई है क्योंकि प्रशंसकों ने एक तरह से इसकी मांग की थी, ये कहते हुए कि द डीएनए ऑफ टर्मिनेटर एक आर रेटेड फिल्म है और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह आर को स्रोत सामग्री के प्रति कपटपूर्ण लगता है। 45,114 प्रारंभ में कुछ दृश्यों को 2 तरीकों से फिल्माया गया था, आर रेटेड हिंसा और भाषा के साथ और उसके बिना। इससे फिल्म निर्माताओं को एक विकल्प मिला कि फिल्म की इच्छित आर रेटिंग पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आर रेटेड फिल्म पर निश्चित रूप से निर्णय लेने के बाद फिल्म निर्माताओं ने अंततः इस पद्धति को छोड़ दिया। 41-59 फिल्मांकन के दौरान कैमरून ने पात्रों को बेहतर बनाने के लिए स्क्रिप्ट में और बदलाव किए। कुछ मामलों में उनके स्क्रिप्ट परिवर्तन दृश्य को फिल्माने से केवल एक दिन पहले मिलर को प्रस्तुत किए गए थे। 41 हैमिल्टन ने कुछ कार्यों और संवाद की पंक्तियों को अस्वीकार कर दिया जो उन्हें लगा कि सारा कॉनर के लिए अस्वाभाविक हैं। 8-3-9-3-1-1-5 श्वार्ज़नेगर ने फिल्मांकन के दौरान अपनी कुछ पंक्तियां भी जोड़ी और बदली। 92 कैमरून सेट पर नहीं गए क्योंकि वह अपने अवतार सीक्वल की शूटिंग में व्यस्त थे। 41 वह मिलर के निर्देशन कार्य में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। 37 स्पेन। फिल्मांकन का पहला दिन इस्लेटा डेल मोरो, अल्मरिया, स्पेन में हुआ। 116,117 इसमें T-800 के पात्रों सारा कॉनर और जॉन कॉनर का निर्णायक प्रारंभिक दृश्य शामिल था। दृश्य में तीनों पात्रों को बॉडी डबल्स द्वारा चित्रित किया गया था और बाद में उन्हें युवा रूप देने के लिए डिजिटल डी-एजिंग लागू किया गया था। युगलों ने विशेष हुड पहने थे जो उनके सिर की गतिविधियों पर नजर रखते थे, जिससे उनके चेहरे की विशेषताओं को बाद में श्वार्ज़नेगर, हैमिल्टन और फरलांग द्वारा रिकॉर्ड किए गए नए मोशन कैप्चर चेहरे के फुटेज से बदल दिया गया। 104-92-118 शुरुआती दृश्य के फिल्मांकन के दौरान हैमिल्टन ने बॉडी डबल के चित्रण पर असंतोष व्यक्त किया, यह महसूस करते हुए कि यह चरित्र को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। हैमिल्टन ने बॉडी डबल को सलाह दी कि T-800 चरित्र के प्रति अधिक उग्र प्रतिक्रिया के लिए चरित्र को कैसे चित्रित किया जाए। हैमिल्टन इस बात से निराश थे कि दृश्य में उनकी कोई ऑन स्क्रीन भूमिका नहीं थी और बाद में उन्होंने कहा, यह मैं नहीं था और इससे वास्तव में दुख हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। 92,119 फिल्म में टर्मिनेटर 2 की तुलना में सारा कॉनर के लिए अधिक स्टंटवुमेन का इस्तेमाल किया गया। हैमिल्टन ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए उन्हें माइक्रो मैनेज करने की कोशिश में वास्तव में थोड़ी पागल हो गई थी कि वे उसके चरित्र के अनुसार आगे बढ़ें। इस कारण से हैमिल्टन ने अपने कुछ स्टंट स्वयं किए। 120 मैक्सिको में सेट किए गए दृश्य पूरी तरह से स्पेन में शूट किए गए, जहां फिल्मांकन लगभग 30 दिनों तक चला। 121 स्पेन को बजटीय कारणों से और मैक्सिको में ड्रग कार्टेल हिंसा पर सुरक्षा चिंताओं के कारण चुना गया था। फिल्मांकन स्थानों में प्यूब्लो नर्वो और ला पीस के मैरिड पड़ोस शामिल थे, जो मैक्सिकन कस्बों के रूप में खड़े थे। इन दृश्यों के लिए फिल्म क्रू ने कारों को टैक्सियों जैसा दिखने के लिए फिर से रंग दिया और पुराने वाहनों को भी सड़कों पर छोड़ दिया ताकि लगे कि उन्हें छोड़ दिया गया है। 122 स्थान को मैक्सिकन रूप देने के लिए भित्तिचित्र कला को चित्रित करने के लिए एक कलाकार को भी काम पर रखा गया था। बोनेटा, जिनका जन्म और पालन पोषण मैक्सिको सिटी में हुआ था,
को फिल्म के कला विभाग के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्पेन में फिल्मांकन स्थानों में एक प्रामाणिक मैक्सिकन लुक हो। 123 स्पेन में फिल्मांकन के दौरान लूना ने कई अभिनेताओं को मैक्सिकन लहजे के साथ स्पेनिश बोलने का प्रशिक्षण दिया। 101 एल्डेडविला बांध। जुलाई 2018 में सैन हुआन औद्योगिक एस्टेट सहित कैट्रल में 2 सप्ताह तक फिल्मांकन हुआ। 124 फिल्मांकन कार्टाजिना, 125 और एल्डेडविला बांध में भी हुआ। 124 व्यावहारिक प्रभावों और सीजीआई के संयोजन का उपयोग एक राजमार्ग पीछा अनुक्रम के लिए किया गया था जिसमें रेव 9 ग्रेस, दानी और डिएगो का पीछा करता है। 126 सारा कॉनर का वर्तमान परिचय भी राजमार्ग पर होता है और हैमिल्टन ने दृश्य को फिल्माने से पहले बड़े पैमाने पर अभ्यास किया था। 127 अंतिम विकल्प तय करने से पहले स्पेन में लगभग 7 फ्रीवे स्थानों पर विचार किया गया था। 123 जिसमें तत्कालीन बंद रीजन डी मर्सिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाली नई सड़कें शामिल थीं। 124,128 हाईवे पीछा अनुक्रम में लगभग 300 लोगों के दल की आवश्यकता थी, जिसमें कई अलग अलग फिल्म विभाग शामिल थे। फिल्मांकन के दौरान एक पिकअप ट्रक को खींचने के लिए टिब्बा बगी के समान एक कस्टम निर्मित पॉड कार बनाई गई थी। इसने डेविस, रेस और बोनेटा को ट्रक में अपने दृश्यों का अभिनय करने की अनुमति दी, जबकि ड्राइविंग का काम पॉड कार में एक पेशेवर ड्राइवर द्वारा किया गया था। जब वाहन चल रहा था तब अभिनेताओं की फिल्म बनाने के लिए पिकअप ट्रक में कैमरे लगे हुए थे। 123 सैन हुआन औद्योगिक एस्टेट में फिल्माए गए एक शॉट में रेव 9 को एक दीवार के माध्यम से अपने हल ट्रक को चलाते हुए दिखाया गया है, जिसे विशेष रूप से शॉट के लिए बनाया गया था। 128 शुरुआत में राजमार्ग पर पीछा करने की अवधि दोगुनी करने की योजना बनाई गई थी। रेव 9 को अपना पीछा जारी रखने के लिए एक पुलिसकर्मी की हत्या करनी थी और एक मोटरसाइकिल चुरानी थी और मोटरसाइकिल को गोली मारकर नष्ट कर देना था। रेव 9 बाद में एक ट्रक पर और फिर दानी के वाहन पर चढ़ जाएगा। विस्तारित अनुक्रम की पूर्वकल्पना की गई थी, लेकिन मिलर ने इसे फिल्माने का फैसला नहीं किया क्योंकि इस अनुक्रम को पहले से ही पागल माना जाता था। इससे पहले मिलर अपनी 2016 की फिल्म डेडपूल के लिए मोटरसाइकिल अनुक्रम फिल्माना चाहते थे। 61 हंगरी और अमेरिका। फिल्मांकन 19 जुलाई 2018 को हंगरी चला गया। 110 वहां फिल्मांकन स्थानों में बुडापेस्ट में ओरिगो फिल्म स्टूडियो शामिल थे। 129,130,131,132 फिल्म केसी 5 विमान अनुक्रम के भाग में शून्य गुरुत्वाकर्षण में धड़ में तैरते पात्र शामिल हैं। मिलर ने गुरुत्वाकर्षण और विमान के एक्शन दृश्यों पर शोध करने के लिए पायलटों से बात की, जिन्हें दर्शाए गए निरंतर गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनों के कारण कोरियोग्राफ करना मुश्किल था। 123 हैमिल्टन ने कहा कि बड़ी मात्रा में एक्शन के कारण फिल्म की पहली स्क्रिप्ट उन्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आई। एनिमेटेड प्रीविजुअलाइजेशन ने ऐसे दृश्यों के दौरान कलाकारों की सहायता की। 92-93 बुडापेस्ट में विशेष प्रभाव पर्यवेक्षक नील कॉबोल्ड ने फिल्म का सबसे बड़ा सेट टुकड़ा बनाया, C5 का धड़। सेट का निर्माण 85 टन के जिम्बल पर किया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा सेट है। ये सेट 360 डिग्री तक घूमने में सक्षम था और 10 डिग्री पर पीछे और आगे की ओर झुक सकता था। ये 5 200 लीटर प्रति मिनट हाइड्रोलिक पंपों के साथ साथ 1.5 मील से अधिक हाइड्रोलिक होसेस द्वारा संचालित था। बड़े सेट को समायोजित करने के लिए ध्वनि मंच के कंक्रीट फर्श में एक गड्ढा खोदना पड़ा, जिसे डिजाइन करने में लगभग 5 महीने लगे और निर्माण में 5 महीने लगे। सेट 60 फीट लंबा था, वास्तविक C5 धड़ की लंबाई का आधा, और इसमें बाद में जोड़े जाने वाले पोस्ट प्रोडक्शन प्रभावों के लिए एक छोर पर ब्लू स्क्रीन थी। घूमने वाले सेट ने दृश्य के लिए आवश्यक गुरुत्वाकर्षण की भावना को प्राप्त करने में मदद की और सेट ने कैमरा क्रू सदस्यों को खुद को अंदर बांधने की भी अनुमति दी। विमान का सेट उन अभिनेताओं के लिए गद्देदार था जो इसके अंदर दृश्य फिल्माते थे। अभिनेताओं के साथ विमान के अंदर सैन्य वाहनों की फोम प्रतिकृतियां भी मौजूद थीं। 123,133 डेविस ने कहा कि शारीरिक आवश्यकताओं के कारण फिल्म की शूटिंग करना उनके लिए अब तक का सबसे कठिन काम था। 134 एक दृश्य में एक हमवे को C5 विमान से गिरते हुए दिखाया गया है, जिसे सुरक्षित रूप से उतारने के लिए ग्रेस को वाहन के पैराशूट खोलने पड़ते हैं। बुडापेस्ट में फिल्माए गए इस दृश्य को करने के लिए डेविस को तारों से लटका दिया गया था।
135 एक पानी के अंदर के एक्शन दृश्य को शूट करने में कई सप्ताह लग गए और इसमें हैमिल्टन और रेस को पानी की टंकी में डुबाना शामिल था। 92 इस दृश्य में सारा और दानी को हमवे के अंदर दिखाया गया है जब वो बांध के ऊपर से पानी में गिर जाती है। ये दृश्य एक बड़े ब्लू स्क्रीन मंच से घिरे एक टैंक में फिल्माया गया था जिसमें बाहरी वातावरण को दर्शाया गया था। इस दृश्य के लिए प्रत्येक दिन शाम से सुबह तक 12 घंटे की शूटिंग हुई। एक अन्य दृश्य में T-800 और रेव 9 को पानी के भीतर लड़ते हुए दिखाया गया है। 100,136 फिल्म में एक दृश्य शामिल है जहां पात्रों को मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर एक हिरासत केंद्र में रखा गया है। मिलर ने कहा कि इसका उद्देश्य सीमा से संबंधित आप्रवासी मुद्दों पर एक सामाजिक टिप्पणी या राजनीतिक बयान नहीं था। 3-4-3-8-1-3-7 ये कहते हुए कि ये दृश्य सिर्फ कहानी का एक स्वाभाविक विकास था। उन्होंने कहा, मैंने वहां एक लाइन पर चलने की कोशिश की क्योंकि यह एक भयानक स्थिति है, लेकिन मैं सीमा रक्षकों को अपमानित नहीं करना चाहता था। वे लोग काम कर रहे हैं। सिस्टम समस्या है। और यहाँ तक कि वास्तव में ऐसा करने का विकल्प भी यह एक बयान नहीं था। ये वास्तव में मध्य मेक्सिको में कहानी की शुरुआत करने और फिर यात्रा करने का हमारा एक कार्य था। 34 इस दृश्य को फिल्माते समय मिलर भावुक हो गए क्योंकि इसमें आप्रवासियों को एक हिरासत केंद्र में रखे जाने का चित्रण किया गया था। 92,138 लूना ने कहा, हम कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक रुख नहीं रखते हैं, हम सिर्फ आपको दिखाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और आप इसे जैसे भी चाहें प्राप्त कर सकते हैं। 138 हिरासत केंद्र के दृश्य जुलाई 2018 में हंगरी के शहर कोमारो में एक पुरानी नोकिया फैक्ट्री में फिल्माए गए थे। 123,139,140 जुलाई 2018 के अंत में श्वार्ज़नेगर ने बुडापेस्ट में दृश्यों का फिल्मांकन शुरू किया। 141 सितंबर 2018 में कैस्कामेट में मर्सिडीज बेंज फैक्ट्री में फिल्मांकन हुआ। 110 संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्मांकन अक्टूबर के मध्य में शुरू होने वाला था। 110 काल का केबिन एकदम नए सिरे से बनाया गया था। जबकि फिल्म निर्माताओं को आसपास का दृश्य पसंद आया, उन्होंने पिछले घर को अस्वीकार कर दिया जो किसी अन्य प्रोडक्शन के लिए संपत्ति पर बनाया गया था, इसलिए नए घर के निर्माण के लिए इसे तोड़ दिया गया। 123 श्वार्ज़नेगर ने 28 अक्टूबर 2018 को फिल्मांकन पूरा किया। 142 फिल्मांकन नवंबर 2018 की शुरुआत में पूरा हुआ। 111 पोस्ट प्रोडक्शन कैमरून, जो एक फिल्म संपादक के रूप में भी काम करते हैं, टर्मिनेटर डार्क फेट के संपादन में भारी रूप से शामिल थे। उन्होंने 2019 की शुरुआत में फिल्म का एक रफ कट देखा और मिलर को इसमें सुधार करने के नोट्स दिए और महसूस किया कि इसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फिल्म रफ कट से काफ़ी हद तक बदल गई है। 37 फिल्म का प्रारंभिक कट, जिसे असेंबली कट के रूप में जाना जाता है, 2 घंटे 50 मिनट का था। मिलर के निर्देशक का कट फिल्म के अंतिम रन टाइम के करीब था। निर्देशक के कट से 3 या 4 मिनट हटा दिए गए, जिनमें कुछ दृश्य भी शामिल थे। कुछ दृश्यों को भी काट दिया गया, जिनमें पानी के भीतर की लड़ाई और C-5 हवाई जहाज पर सवार दृश्य भी शामिल थे। 143 अपने निर्देशक के कट में मिलर ने कहा कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें हटा दी जो कैमरून को महत्वपूर्ण लगी। मिलर ने ये भी कहा कि उनके और कैमरून के बीच संवाद की पंक्तियों को लेकर कई असहमतियां थीं, जिन्हें मिलर काव्यात्मक और सुंदर मानते थे, जबकि कैमरून का मानना था कि वे महत्वहीन थे। पूरे प्रोजेक्ट में पूर्ण नियंत्रण की कमी के कारण मिलर ने कहा कि वो संभवतः कैमरून के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे, हालांकि दोनों के बीच अच्छे संबंध बने रहे। 63 फिल्म का अंतिम कट 128 मिनट तक चलता है। 144 मार्केटिंग लिंडा हैमिल्टन, नतालिया रेयस, डिएगो बोनेटा, मैकेंजी डेविस, गैब्रियल लूना और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक मंच पर एक मेज पर बैठे हैं। डार्क फेट के कलाकार 2019 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। अगस्त 2018 में हैमिल्टन, डेविस और रेयस को दिखाने वाली एक फर्स्ट लुक प्रमोशनल छवि जारी की गई थी। ये टिप्पणियों का विषय था, जिसमें टर्मिनेटर और जॉन कॉनर की अनुपस्थिति की आलोचना की गई थी और महिला कलाकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। 157,158,159 फिल्म का एक टीजर ट्रेलर 23 मई 2019 को जारी किया गया था,
160 जिसमें जॉन मार्क मैकमिलन द्वारा प्रस्तुत ब्योक के हंटर का कवर संस्करण दिखाया गया है। 161,162 फिल्म के नाटकीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेलर 29 अगस्त 2019 को जारी किए गए थे। 163,164 ट्रेलर की रिलीज की तारीख दूसरी फिल्म में दी गई मूल जजमेंट डे की तारीख की सालगिरह को चिन्हित करती है। 165 शुरुआत में मार्केटिंग अभियान ने कैमरून और हैमिल्टन की वापसी पर प्रकाश डाला। अंतिम महीनों में अभियान ने फिल्म के एक्शन और विशेष प्रभावों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। प्रमोशनल साझेदारों में एडोब इंक और रफल्स शामिल थे। 166 सितंबर 2019 में अडोब और पैरामाउंट पिक्चर्स ने लोगों के लिए अडोब सॉफ्टवेयर और फिल्म की संपत्तियों का उपयोग करके ट्रेलर का अपना रीमिक्स संस्करण बनाने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की। 167 अक्टूबर 2019 की शुरुआत में जोकर की आईमैक्स स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म का संक्षिप्त फुटेज दिखाया गया था। मिलर और कलाकार फिल्म को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक प्रेस टूर पर गए और हैमिल्टन ने 21 अक्टूबर 2019 को सियोल में एक प्रीमियर कार्यक्रम में भाग लिया। 166 फिल्म में श्वार्ज़नेगर के चरित्र के पास एक वैन है जिसके किनारे पर कार्ल स्ट्रिप रीज 888-512-1984 का विज्ञापन है। यह नंबर एक वास्तविक फ़ोन नंबर था जिसे डायल करने पर कार्ल के रूप में श्वार्ज़नेगर की रिकॉर्डिंग चलती है। ये संख्या 12 मई 1984 को संदर्भित करती है, वो तारीख जब कार्ल रीज ने पहली फिल्म में समय यात्रा की थी। 168,169 नाट्यशास्त्रीय टर्मिनेटर डार्क फेट को यूके में 23 अक्टूबर 2019 को रिलीज़ किया गया था। 170 और 1 नवंबर 2019 को उत्तरी अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स 20वीं सेंचुरी फॉक्स ब्यूना विस्टा इंटरनेशनल के माध्यम से द्वारा रिलीज़ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 171-172-1 9 अक्टूबर 2019 को अलामो ड्राफ्टहाउस सिनेमा ने टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे की स्क्रीनिंग के रूप में 15 थिएटरों में फिल्म की आश्चर्यजनक स्क्रीनिंग की मेज़बानी की। 173 अमेरिका में फिल्म का प्रीमियर कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2019 को हॉलीवुड, लॉस एंजल्स में TCL चीनी थिएटर में आयोजित किया जाना था, लेकिन पास के जंगल की आग के कारण इसे रद्द कर दिया गया। 174,175 होम मीडिया टर्मिनेटर डार्क फेट को 14 जनवरी 2020 को डिजिटल रूप से रिलीज़ किया गया था। इसके होम वीडियो को 28 जनवरी को 4K अल्ट्रा HD, ब्लू-रे और DVD पर रिलीज़ किया गया था। 176 होम वीडियो रिलीज़ के साथ कई हटाए गए दृश्य शामिल किए गए थे, जिनमें से एक सारा को पता चलता है कि कार्ल ने एलिसिया को उसके अतीत और एक हत्या मशीन के रूप में उसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में सूचित किया है। 177 एक अन्य दृश्य में ग्रेस और दानी के चोरी करने के बाद सारा ने राजमार्ग पर एक आदमी के वाहन का अपहरण कर लिया। 178 एक अन्य दृश्य में पात्रों को सीमा की ओर यात्रा करते समय गार्डों द्वारा हमला करते हुए दिखाया गया है। 179 हटाए गए एक दृश्य में ग्रेस को एक वृद्ध दानी को अतीत में भेजने के लिए स्वयं को स्वेच्छा से प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया है। 70,180 स्वागत बॉक्स ऑफिस टर्मिनेटर डार्क फेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $62 और 30 सेंट मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $198 और 90 सेंट मिलियन, दुनिया भर में कुल $261 और 10 सेंट मिलियन की कमाई की। 181 $1,85,196 मिलियन के बीच उत्पादन बजट और विपणन और वितरण पर अतिरिक्त $80,100 मिलियन खर्च करने के साथ शुरुआती अनुमानों में कहा गया कि फिल्म को संतुलन के लिए दुनिया भर में $450 मिलियन से अधिक की कमाई करने की आवश्यकता है। 51,182 फिल्म को पैरामाउंट, स्काईडांस और अन्य स्टूडियो को $122.6 मिलियन का नुकसान हुआ। 183 इसके निराशाजनक शुरुआती सप्ताहांत के बाद इसे बॉक्स ऑफिस बम का नाम दिया गया। 184,185 और ये 2019 का दूसरा सबसे बड़ा बम बन गया। 183 नुकसान के परिणामस्वरूप स्काईडांस के करीबी सूत्रों ने शीघ्र ही कहा रिलीज के बाद फ्रेंचाइजी को जारी रखने की कोई योजना नहीं थी। 186 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डार्क फेट को हैरियट, आर्कटिक डॉग्स और मदलेस ब्रुकलिन के साथ ही रिलीज किया गया था और शुरुआत में इसके शुरुआती सप्ताहांत में 4,086 थिएटरों से $40.47 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था।
187 फिल्म ने गुरुवार की रात के पूर्वावलोकन से $2.35 मिलियन की कमाई की, जो कि 2015 में जेनेसिस ने मंगलवार की रात के पूर्वावलोकन से कमाए गए $2.3 मिलियन के बराबर है, लेकिन पहले दिन केवल $10.6 मिलियन की कमाई के बाद सप्ताहांत का अनुमान घटाकर $27 मिलियन कर दिया गया। ये पहली बार $29 मिलियन तक पहुंच गया। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही, लेकिन मूल फिल्म मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए के बाद से यह श्रृंखला में सबसे कम ओपनिंग थी, जिसके लिए गुंगुने आलोचनात्मक स्वागत के साथ साथ एक अन्य टर्मिनेटर फिल्म के प्रति दर्शकों की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया गया था। 51 फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में $10.8 मिलियन कमाए, 63% गिरकर 5वें स्थान पर रही और फिर अपने तीसरे सप्ताहांत में $4.3 मिलियन कमाकर 11वें स्थान पर आ गई। 188,189 जर्मनी में फिल्म 132,500 दर्शकों के साथ शुरू हुई और उस सप्ताह के चार्ट में तीसरे स्थान पर रही। 190 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत के बाद सप्ताहांत में फिल्म ने यूरोप और एशिया के देशों से $12.8 मिलियन की कमाई की, जिसे कम शुरुआत माना जाता है। 191,192 फिल्म के नवंबर 2019 के पहले सप्ताहांत में वैश्विक स्तर पर $125 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। 52 इसके बजाय इसने केवल $101.9 मिलियन अनुमान से 18% कमाए, जिसमें विदेशों में $72.9 मिलियन भी शामिल है। जैसा कि अमेरिका में हुआ, चीन में फिल्म का प्रदर्शन खराब रहा, जहां इसकी ओपनिंग केवल $28.20 मिलियन थी, जो $40.50 मिलियन के अनुमान से बहुत कम थी। 51,193 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 351 आलोचकों में से 70% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 6/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, टर्मिनेटर डार्क फेट अपने तत्काल पूर्ववर्तियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही इसमें फ्रेंचाइज की सर्वश्रेष्ठ किस्तों की रोमांचकारी मारक क्षमता का अभाव हो। 194 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 51 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 54 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 195 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर बी जोड़ का औसत ग्रेड दिया, जो इसके 3 तत्काल पूर्ववर्तियों के समान स्कोर था, जबकि पोस्ट ट्रैक के दर्शकों ने इसे 51% के साथ 78% का समग्र सकारात्मक स्कोर दिया। उन्होंने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 51 हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा है कि आलोचक कुल मिलाकर डार्क फेट को लेकर सतर्क रूप से उत्साहित हैं, हालांकि बार बार की जा रही सिफारिशों को देखकर एक निश्चित अजीबता है कि यह आसानी से श्रृंखला की तीसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। 196 द रैप के विलियम बिबियानी ने लिखा है कि क्या टर्मिनेटर डार्क फेट इस कहानी का आखिरी अध्याय है या एक बिल्कुल नई फ्रेंचाइजी में पहला, अभी के लिए अप्रासंगिक है। फिल्म किसी भी तरह से काम करती है, कहानी को सामने लाती है, उत्साहित नए दर्शकों के लिए रोमांचक नए तरीकों से क्लासिक कहा नी को फिर से पेश करते हुए पहली 2 फिल्में संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंची। यह एक लुभावनी ब्लॉकबस्टर है और फॉर्म में एक स्वागत योग्य वापसी है। 197 वैरायटी के ओवन ग्लीबरमैन ने फिल्म को टर्मिनेटर 2 के बाद पहला महत्वपूर्ण टर्मिनेटर सीक्वल कहा और लिखा कि टर्मिनेटर डार्क फेट एक ऐसी फिल्म है जो आपको अपने पैमाने और दृश्य प्रभावों से प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म भी है जो वापस आती है अच्छे और संतुष्टिदायक तरीकों से, स्मार्टली पैकेज्ड लो डाउन जॉनर थ्रिलर क्लासिक्स के लिए जिसने मूल टर्मिनेटर को अपनी शुरुआत दी। 53 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो मोगनस्टन ने फिल्म की नकारात्मक समीक्षा करते हुए इसे एक मरणासन अवधारणा से राजस्व को कम करने के अंतिम प्रयास में मूर्खों द्वारा एक साथ जोड़ दिया गया के रूप में वर्णित किया। कथानक का कोई मतलब नहीं है मल्टीवर्स दादा के रूप में समय यात्रा। इससे भी बदतर अभी भी यह उन संघर्षों को निरर्थक बना देता है जिन्होंने फ्रेंचाइजी की पहली 2 फिल्मों को एक महाकाव्य आयाम दिया। 198 कॉमन सेंस मीडिया के जेफ्री एम एंडरसन ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए। ये छठी टर्मिनेटर फिल्म पिछले 3 खराब सीक्वल की घटनाओं को मिटा देती है, लेकिन खुद को आधा मिटा हुआ महसूस कराती है। यह एक नीरस की तरह है, एक बार की शानदार हिट की पीली
अप्रासंगिक कार्बन कॉपी। 199 रोजेबट। कॉम की क्रिस्टी लेमाय ने डार्क फेट को 4 में से 2 स्टार दिए, ये तर्क देते हुए कि यह खाली प्रशंसक सेवा से ग्रस्त है और हैमिल्टन बेहतर के हकदार हैं जैसा कि उनकी सहायक महिला कलाकार करती हैं। 200 इंडिवाय के डेविड एलिच ने हैमिल्टन के प्रदर्शन और फिल्म में उनके फरलांग और श्वार्ज़नेगर की युवा समानताओं के डिजिटल मनोरंजन की प्रशंसा की, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि ये दर्दनाक सामान्य एक्शन फिल्म साबित करती है कि टर्मिनेटर फ्रेंचाइज अप्रचलित है। 201 द वर्ज के ताशा रॉबिन्सन ने कहा कि कुछ युद्ध दृश्यों का स्पष्ट और साफ सुथरा मंचन किया गया है, जबकि अन्य सीजीआई धुंधलेपन और गंदे एक्शन से भरे हुए हैं और यहाँ तक कि सबसे बुनियादी कौन कहाँ है और क्या वे मर चुके हैं का भी पालन करना कठिन है, एक तरह का। और जब डार्क फेट ये समझाने का प्रयास करता है कि क्या हो रहा है, तो वो अपनी अभिव्यक्ति को आत्म-महत्वपूर्ण, शांत, अनाड़ी तरीके से पेश करता है, जैसे कि दर्शकों को सबसे बुनियादी कथानक के खुलासे से आश्चर्यचकित होना चाहिए। 202 द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने इसे 5 में से 2 सितारों से सम्मानित करते हुए कहा, टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी अपनी छठी फिल्म के साथ एक बार फिर रोबोटिक रूप से दृश्य में आ गई है। ये बिल्कुल नहीं रुकेगी, न केवल खुद को दोहरा रही है बल्कि किसी तरह दोहराव को दोहरा रही है। जबकि उन्होंने लिखा कि हैमिल्टन को एक मजबूत भूमिका मिलते हुए देखना अच्छा था, उन्होंने आगे कहा कि दुख की बात है कि उन्हें डेविस से खराब श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने ये लिखते हुए निष्कर्ष निकाला, ये छठा टर्मिनेटर निश्चित रूप से अंतिम होगा। फिर भी टर्मिनेटर कहानी की प्रकृति का मतलब है कि अस्तित्वगत हलकों में गोल गोल घूमना क्षेत्र के साथ आता है। 203 शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 2 सितारों से सम्मानित किया, इसे उबाऊ रिट्रेड और जजमेंट डे का व्युत्पन्न कहा। हालांकि उन्होंने लिंडा हैमिल्टन की वापसी का स्वागत किया, प्रभावशाली रूप से प्रभावी की प्रशंसा की मैकेंजी डेविस और नतालिया रेस की विजेता स्क्रीन उपस्थिति। 204 मैशेबल के एंजी हान ने फिल्म को कमजोर पाया और इसका शीर्षक काफी उपयुक्त था। डार्क फेट को पेस्टिज के अलावा कुछ भी करने के लिए बहुत कम चित्रित किया गया है। ऐसा लगता है जैसे टर्मिनेटर मूवी बनाने के लिए डिजाइन की गई मशीन द्वारा टर्मिनेटर मूवी उगल दी गई हो। वास्तव में फ्रेंचाइजी के लिए एक काला भाग्य। 205 फिल्म के मिश्रित स्वागत के बारे में टिम मिलर का मानना था कि पिछली 3 फिल्मों से निराश होने के बाद कुछ दर्शकों में फिल्म को नापसंद करने की प्रवृत्ति थी। उन्होंने कहा कि कुछ दर्शक इससे नफरत करते हैं क्योंकि यह छठी फिल्म है और हॉलीवुड को मूल फिल्में बनानी चाहिए और दोहराई नहीं जानी चाहिए। फ्रेंचाइजी 38 मिलर ने बाद में 2022 में और अधिक स्पष्ट मूल्यांकन दिया, टर्मिनेटर तलाशने के लिए एक दिलचस्प फिल्म है, लेकिन हो सकता है कि हमने इसे पर्याप्त रूप से खोजा है। मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ गया था कि अगर मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा जो मैं बनाना चाहता था, देखिए, यह अच्छा प्रदर्शन करेगी। और मैं गलत था। यह उन बकवास यूरेका क्षणों में से एक था जो खराब तरीके से हुआ क्योंकि फिल्म असफल हो गई। 206 जेम्स कैमरून ने 2022 में डार्क फेट पर विचार किया, मैं वास्तव में फिल्म से काफी खुश हूं। मुझे लगता है कि समस्या, और मैं इसे पहनने जा रहा हूं, ये है कि मैंने अर्नोल्ड के बिना इसे करने से इनकार कर दिया। और तब टिम लिंडा को चाहता था। मुझे लगता है कि जो हुआ वो ये है कि मुझे लगता है कि फिल्म लिंडा के होने से बच सकती थी। मुझे लगता है कि अर्नोल्ड के होने से भी यह बच सकती थी। लेकिन जब आप इसमें लिंडा और अर्नोल्ड को रखते हैं और फिर, आप जानते हैं, वह 60 वर्ष की है कुछ, वह 70 के है कुछ, अचानक यह आपकी टर्मिनेटर फिल्म नहीं थी, यह आपके पिता की टर्मिनेटर फिल्म भी नहीं थी, यह आपके दादाजी की टर्मिनेटर फिल्म थी। और हमने उसे नहीं देखा। ये बस था हमारी अपनी अदूरदर्शिता। हम अपनी स्वयं की आपूर्ति पर थोड़ा ऊंचे हो गए हैं और मुझे लगता है कि यही सबक है। 207 श्वार्ज़नेगर ने भी फ्रेंचाइज के बारे में 2023 के एक साक्षात्कार में एक स्पष्ट मूल्यांकन दिया। पहली 3 फिल्में बहुत अच्छी थीं। नंबर 4 साल्वेशन मैं इसमें नहीं था क्योंकि मैं गवर्नर था। फिर 5 जेनेसिस और 6 डार्क फेट नहीं थे। जहां तक मेरा सवाल है, सौदा बंद कर दें। हमें ये समय से पहले ही पता था क्योंकि वे ठीक से नहीं लिखे गए थे। 208 जॉन कॉनर का भाग्य। फिल्म की शुरुआत में जॉन कॉनर की मृत्यु की आलोचकों और प्रशंसकों दोनों ने आलोचना की। 209210 ABS-CBN न्यूज़ कॉम के फ्रेड हॉसन ने लिखा है कि जॉन कॉनर को शुरुआत में ही खोने का निर्णय लेने से पहली 2 क्लासिक टर्मिनेटर फिल्मों के भावनात्मक दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया।
211 रिचर्ड रोपर ने तर्क दिया कि जॉन कॉनर की हत्या ने पिछली 2 फिल्मों की स्थापना को बर्बाद कर दिया। भले ही डार्क फेट श्रृंखला में तीसरी, चौथी और पांचवी प्रविष्टियों को एक टर्मिनेटर द्वारा एक असहाय पुलिस वाले को निपटाने की तरह खारिज कर देता है, लेकिन यह इसके प्रभाव को भी कम कर देता है। पहली फिल्म और अनुवर्ती, जो अब तक के 2 या 3 महानत सीक्वल में से एक है। सबसे पहले, वे जॉन कॉनर के चरित्र से लगभग आकस्मिक अंदाज में छुटकारा पाते हैं। 204 इनवर्स के कोरी प्लांटे, जो टर्मिनेटर 2 में फरलांग के चरित्र चित्रण के आलोचक थे, फिर भी उन्होंने अपने चरित्र की मृत्यु को अप्रभावी पाया। हर पिछली टर्मिनेटर फिल्म के फोकस में वह चरित्र था, वही युवा लड़का जब से मैं अतार्किक रूप से नफरत करता था। खुद एक जवान लड़का मर गया था। कहने की जरूरत नहीं है, इसने मुझे झकझोर कर रख दिया। 212 उन्होंने ये भी पाया कि उनकी जगह नए नायकों को लेने से पिछली फिल्मों में स्थापित कॉनर्स का महत्व कम हो गया। जिस भविष्य ने सारा कॉनर को महत्वपूर्ण बनाया, वो जॉन के साथ था मर गया, और अब नायकों के एक नए सेट के साथ एक नई टर्मिनेटर कहानी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे स्काईनेट या उसका अगला संस्करण किसी को मारने के लिए समय में कितनी ही बार हत्या करने वाला रोबोट भेजे, हमेशा एक नया नायक उभरने की प्रतीक्षा में रहेगा। 212 चीटशीट के रॉबर्ट यानिस जूनियर ने इस मोड़ को अकल्पनीय बताया। एक पल में फ्रेंचाइजी का पूरा सार जॉन के नेतृत्व में मानवीय प्रतिरोध नष्ट हो गया। 213 कोलाइड के मैट गोल्डबर्ग ने महसूस किया कि उद्घाटन ने टर्मिनेटर 2 की विरासत को निरर्थक बनाकर अपूरणीय क्षति पहुंचाई। तब से हर सीक्वल ने जजमेंट डे के अंत को कम कर दिया है, क्योंकि कहानी को जारी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्टूडियो को पैसा पसंद है और वो इसे छोड़ नहीं सकता है। अकेले काफी अच्छा, लेकिन टर्मिनेटर डार्क फेट अब तक का सबसे खराब अपराधी हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना सीधे तौर पर T2 का अनुसरण करती है और कथा को जारी रखने का क्या मतलब है इस पर विचार करने के बजाय चौंकाने वाले मूल्य पर जाती है। 214 CNET के रिचर्ड ट्रेनहोम ने महसूस किया कि शुरुआती मोड में डार्क फेट के साथ सभी गलत चीजों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। वयोवृद्ध पात्रों को देखने की खुशी तुरंत निराशाजनक हो जाती है, क्योंकि यह प्रस्तावना इस तरह के सरसरी तौर पर एक प्रमुख चरित्र को मारकर टर्मिनेटर 2 को कमजोर करती है। फैशन ये सिर्फ मूर्खतापूर्ण लगता है। 215 डिजिटल स्पाई के इयान सैंडवेल ने सुझाव दिया कि मोड विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं था, ये देखते हुए कि अन्य फिल्मों में जॉन कॉनर केवल अन्य पात्रों को प्रेरित करने और कथानक को गति में सेट करने के लिए मौजूद थे और भविष्य के नेता के रूप में जॉन की भूमिका थी। स्काईनेट के उन्मूलन के माध्यम से इसे पहले ही विवादास्पद बना दिया गया है। 209 विवादास्पद दृश्य के बारे में फरलांग ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की और भविष्य की फिल्म में इस भूमिका को पूरी तरह से दोहराने की उम्मीद जताई। 216 लिंडा हैमिल्टन ने भी अपनी राय व्यक्त की कि ये दृश्य प्रशंसकों को परेशान कर देगा, क्योंकि वो जॉन को फ्रेंचाइजी का सच्चा मुख्य नायक मानती थीं। 217 निक स्टाल, जिन्होंने टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ द मशीन्स में जॉन की भूमिका निभाई, ने भी संभावित 7वीं फिल्म में भूमिका को दोहराने में रुचि व्यक्त की। 218 स्क्रीन रैंट के कैथल गनिंग ने शुरुआती दृश्य में जॉन कॉनर को मारने के फैसले और एलियन 3 में न्यूट और कॉर्पोरल ड्वेन हिक्स की मौत के बीच समानता का उल्लेख किया, जिसकी कैमरून ने आलोचना की, जिन्होंने पिछली फिल्म एलियंस का निर्देशन किया था। 219 प्रशंसा, टर्मिनेटर डार्क फेट को 18वें विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी अवार्ड्स में फोटोरियल या एनिमेटेड प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट विशेष व्यवहारिक प्रभावों के लिए नामांकन मिला। 220 221 2020 ड्रैगन अवार्ड्स में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ साइंस फिक्शन या फैंटेसी मूवी के लिए नामांकन मिला। 222 इसे 2021 गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स में 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए टॉक एडवर्टाइजिंग ग्रुप बनाएं और सर्वश्रेष्ठ होम एंड एक्शन के लिए नॉन स्टॉप एस्पेक्ट रेशियो। 223 टर्मिनेटर डार्क फेट को 2021 में सर्वश्रेष्ठ साइंस फिक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैमिल्टन के लिए और सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए 3 सैटर्न पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। 224,225 दोस्तों, इससे एक तरह से पिछले पार्ट की बात की जाए तो वो हमें 23 अक्टूबर 2019 को यूक्रोप्स के अंदर से एक तरह से देखने को मिला था, और साथ ही साथ इसी के बाद इसे 1 नवंबर 2019 को यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिलीज़ कर दिया गया था। साथ ही साथ 185 से लेकर तकरीबन 200 मिलियन तक आप मान सकते हो टोटल इसका बजट था। इसने जो कलेक्शन दिया $261 मिलियन का दिया।
जो कि बहुत ही बेहतरीन बजट एक तरह से कलेक्शन था बजट के मुकाबले, और मूवी भी हिट रही, लेकिन इतना खास जो पिछली मूवी की कंपैरिजन में बहुत कम था। इसी वजह से मेकर्स ने इसके अगले पार्ट को थोड़ा डिले किया, लेकिन अब फाइनली हमें ये देखने को मिलने वाली है। सारी कुछ जानकारी आपको मैंने दे दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।